इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं वो विज्ञान की किताबों की कोई सूखी थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा जादुई तंत्र है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक हिस्से को चला रहा है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं विलयन की, जिसे हम आम भाषा में और विज्ञान में भी सॉल्यूशंस कहते हैं। हमारे आसपास मौजूद हर एक मिश्रण, चाहे वो हवा हो जिसे हम हर पल सांस के रूप में अंदर लेते हैं, या फिर समुद्र का खारा पानी हो, या हमारी अपनी नसों में दौड़ने वाला रक्त ही क्यों ना हो, ये सब विलयन के ही रूप है। एकदम। और आज का हमारा मुख्य मिशन यही है कि इन जटिल लगने वाले रासायनिक सिद्धांतों को हम डिकोड करें, और वो भी कुछ बेहद आसान ट्रिक्स और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। मुझे इस विषय की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है कि रसायन विज्ञान की ये नियम किसी बंद लैब तक सीमित नहीं है। प्रकृति ने एक बहुत ही तार्किक और संतुलित व्यवस्था बनाई है। हाँ। और जब हम इन नियमों की गहराई में जाते हैं ना, तो समझ आता है कि कैसे अणुओं का एक छोटा सा खेल हमारे पूरे अस्तित्व को आकार दे रहा है। और इस अणुओं के खेल में सबसे दिलचस्प है मात्रा का असर, मतलब सांद्रता। अगर हम शुरुआती एक ऐसे चौंकाने वाले तथ्य से करें जो इस पूरी कहानी का सार है, तो वो है फ्लोराइड का उदाहरण। ओह हाँ, फ्लोराइड का केस तो बहुत ही क्लासिक है। हम सब जानते हैं कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। टूथपेस्ट के विज्ञापनों में भी खूब प्रचार किया जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यही फ्लोराइड चूहों को मारने के लिए एक बेहद खतरनाक जहर भी बन सकता है। बिल्कुल, एक ही रसायन जीवन रक्षक भी और प्राणघातक भी। वही तो, ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर सांद्रता, या जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उसकी असली ताकत समझ में आती है। मैं इसे एक ट्रिक से समझाती हूँ। मान लीजिए पानी में फ्लोराइड आयनों की मात्रा को 1.0 ppm रखा गया है। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, राइट? हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर ये 1.0 ppm है, तो ये हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है, इनेमल को मजबूत करता है। लेकिन अगर यही मात्रा थोड़ी सी भी बढ़कर 1.5 ppm हो जाए, सिर्फ 0.5 का अंतर? हाँ, सिर्फ इतने से अंतर से दांतों पर धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे हम पीलापन या मॉटलिंग कहते हैं। बाप रे। और सुनिए, अगर सांद्रता को और अधिक बढ़ा दिया जाए ना, जैसे सोडियम फ्लोराइड के उच्च स्तर वाले मिश्रण में, तो ये सीधे तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने वाला जहर बन जाता है, जिसका इस्तेमाल चूहों को मारने के लिए होता है। तो मतलब विलेन में मौजूद पदार्थ की मात्रा सच में जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर खींच सकती है। बिल्कुल, सांद्रता का ये खेल बहुत बारीक है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी से ये साफ हो जाता है कि हम सब अपने दैनिक जीवन में इन अदृश्य चमत्कारों से हर पल घिरे हुए हैं। खैर, हम सभी को बेसिक तो पता ही है कि विलेन क्या होते हैं। दो या दो से अधिक चीजों का आपस में इस तरह मिलना कि वे एक हो जाएं, जिसे विज्ञान में समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हाँ, जिसका सीधा सा अर्थ है कि मिश्रण हर जगह से एक समान है, उसमें कोई अलग अलग परतें नहीं दिख रही हैं। लेकिन जो चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये कि इन विलयनों का स्वरूप तय कैसे होता है। इसके लिए मेरी एक बहुत ही मजेदार और तार्किक ट्रिक है। बताइए। देखिए, किसी भी विलयन में मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक जो घुलता है, जिसे विलेय या सोल्यूट कहते हैं, और दूसरा जिसमें वो घुलता है, जिसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसे ऐसे समझना चाहिए कि जो विलायक है ना, वो उस विलयन का बॉस होता है। बॉस? हाँ, मिश्रण में जो भी चीज सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होगी, वो बॉस की कुर्सी पर बैठेगी, और बॉस ही ये अंतिम फैसला करेगा कि उस विलयन का भौतिक रूप क्या होगा। मतलब कि वो ठोस बनेगा, तरल रहेगा या गैस का रूप लेगा। एकदम सही। जो ज्यादा है वही रूप तय करेगा। विलायक ही बॉस है। ये वाकई एक ऐसी ट्रिक है जो कभी दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। अगर हम अपने आसपास देखें तो ठोस विलयन के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे पीतल। हाँ, पीतल यानी ब्रास, जो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें बॉस भी ठोस है और उसमें घुलने वाला मेहमान भी ठोस है। और जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। या कांसे को ले लीजिए, जिसमें कॉपर और टिन मिले होते हैं। धातुओं को इस तरह मिलाने से उनकी मजबूती और उनके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। और तरल और गैस के विलयन तो हर पल हमारे साथ है। बिल्कुल, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एक तरल विलयन है
और हवा में जैसे नाइट्रोजन गैस के बीच कपूर का घुलना एक गैस विलयन का बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। और इन विलयनों का महत्व केवल धातुओं या हवा तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर की कार्यप्रणाली का भी सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे? चिकित्सा विज्ञान का उदाहरण लेते हैं। जब किसी मरीज की नसों में सीधे कोई तरल चढ़ाया जाता है, जिसे आईवी फ्लूइड्स कहते हैं, तो उस तरल की सांद्रता को बहुत ही सटीकता से मापा जाता है। लवणीय जल या सलाइन वाटर में? हाँ, उसे एक निश्चित आयोनिक सांद्रता पर घोला जाता है। इसका कारण ये है कि उस बाहरी तरल की सांद्रता हमारे शरीर के रक्त प्लाज्मा की सांद्रता से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। और अगर ये मैच ना करे तो? अगर विलायक और विलय का ये संतुलन जरा भी बिगड़ाना, तो शरीर की कोशिकाएं या तो सिकुड़ जाएंगी या फिर पानी भर जाने से फट जाएंगी। ओहो, मतलब कोशिकाओं के सिकुड़ने या फटने का सीधा संबंध इस बात से है कि कोई चीज कितनी घुली हुई है, और इसलिए इसे मापना आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। विज्ञान में से सांद्रता मापना कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पीपीएम जैसे तरीके तो हैं ही, जिनके बारे में हमने अभी फ्लोराइड वाले उदाहरण में बात की। लेकिन रसायन विज्ञान में सांद्रता मापने के लिए दो ऐसे शब्द आते हैं जो अक्सर बहुत उलझन पैदा करते हैं। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं, मोलरता और मोललता। हाँ, मोलैरिटी और मोलालिटी, ये दोनों सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है। ये उलझन बहुत आम है, क्योंकि दोनों का काम सांद्रता मापना ही है, लेकिन उनके काम करने का आधार बिल्कुल अलग है। इसे हमेशा के लिए स्पष्ट करने की मेरे पास एक बेहतरीन ट्रिक है। अरे वाह, बताइए। देखिए, मोलरता शब्द के सूत्र में हमेशा आयतन यानी वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, और भौतिकी का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि तापमान बदलने पर किसी भी तरल का आयतन बदल जाता है। हाँ, चीजें गर्मी पाकर फैलती हैं और ठंड में सिकुड़ती हैं। बिल्कुल, इसलिए मोलरता हमेशा तापमान के गुलाम की तरह काम करती है। तापमान बदलेगा तो मोलरता बदल जाएगी। समझ गया। इसके विपरीत जो मोललता है, मोलालिटी, उसका सीधा संबंध उस चीज के द्रव्यमान या मास से होता है। और द्रव्यमान पर तापमान का कोई असर नहीं होता। एकदम सही। ब्रह्मांड में द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसलिए मोललता किसी भी तापमान में अप्रभावित रहती है। क्या बात है, ये भेद बहुत स्पष्ट है। आयतन जो तापमान के साथ बदलेगा वो मोलरता है, और द्रव्यमान जो नहीं बदलेगा वो मोललता है। हाँ, इसका एक बहुत ही शानदार व्यवहारिक उपयोग हमारी गाड़ियों में देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में पानी जम जाता है। अगर कार के इंजन को ठंडा रखने वाले रेडिएटर में सिर्फ पानी हो तो वो बर्फ बनकर फैल जाएगा और इंजन के ब्लॉक को ही फाड़ देगा, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। इससे बचने के लिए रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% आयतन प्रतिशत वाला विलयन डाला जाता है, जो एक हिमरोधी यानी एंटी फ्रीज का काम करता है। हाँ, और ये पानी के जमने के बिंदु को घटाकर सीधा -17.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा देता है। इससे रासायनिक ट्रिक की वजह से सर्दियों में भी गाड़ियां आराम से चलती रहती हैं। हिमरोधी का ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे हम विलेय और विलायक के गुणों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? कि कौन सी चीज किस विलायक में घुलेगी, ये कैसे तय होता है? इसके लिए रसायन विज्ञान एक बहुत ही सीधा नियम देता है। समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्योंकि हर अणु की अपनी एक अलग प्रकृति होती है। हाँ, और ये नियम बहुत ही तार्किक तरीके से काम करता है। जो चीजें ध्रुवीय या पोलर होती हैं, हाँ, वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलना पसंद करती हैं। जैसे पानी एक ध्रुवीय विलायक है और नमक भी ध्रुवीय है। बिल्कुल, इसलिए नमक पानी में तुरंत घुल जाता है। लेकिन अगर हम नेफ्थलीन की गोलियों को पानी में घोलने की कोशिश करें तो वे नहीं घुलेंगी, क्योंकि नेफ्थलीन अध्रुवीय या नॉन पोलर है। हाँ, उसे घोलने के लिए हमें बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायक की ही आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, प्रकृति अपने जैसे गुणों वालों के साथ ही घुलना मिलना पसंद करती है। ये तो हो गई ठोस को तरल में घोलने की बात। लेकिन जब हम तरल पदार्थों में गैसों को घोलने की बात करते हैं तो खेल थोड़ा बदल जाता है ना? हाँ, वहाँ तापमान और दबाव का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम सरल भाषा में ये बताता है कि किसी तरल में गैस कितनी घुलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस गैस पर कितना दबाव डाला जा रहा है। गणित में इसे P = KH X के रूप में दर्शाया जाता है, सही? बिल्कुल,
और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। बस एक सोडा की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री के बारे में सोचिए। हाँ, सोडा की बोतल का उदाहरण इसे बहुत ही साफ कर देता है। जब फैक्ट्री में बोतलें पैक की जाती हैं तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत अधिक दबाव पर डाला जाता है और फिर तेजी से ढक्कन बंद कर दिया जाता है। दबाव ज्यादा होने की वजह से गैस पानी के अंदर फंसी रहती है, लेकिन जैसे ही हम उस बोतल का ढक्कन खोलते हैं, बोतल के अंदर का दबाव अचानक से कम हो जाता है। और दबाव कम होते ही गैस की घुलनशीलता खत्म हो जाती है और वो बुलबुलों के रूप में सनसनाहट के साथ बाहर आ जाती है। ये पूरी तरह से हेनरी के नियम का प्रदर्शन है। ये तो इंसानों की बनाई हुई चीज हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हेनरी का नियम पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को चला रहा है। वो कैसे? अगर हम समुद्र की गहराइयों में जाएं तो देखते हैं कि मछलियां और अन्य जलीय जीव हमेशा गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में अधिक रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी रसायन विज्ञान है? बिल्कुल। तापमान बढ़ने पर पानी में गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है, क्योंकि हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान बढ़ जाता है। अच्छा। इसलिए जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों को सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है। ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में घुली रहती है। तो ठंडे पानी में जीवन ज्यादा आसान होता है। समुद्र की गहराइयों से लेकर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक प्रकृति इन्हीं नियमों के अधीन है। पहाड़ों का उदाहरण भी बहुत सटीक है। हाँ, जब पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा का दबाव कम होने लगता है। और हेनरी के नियम के अनुसार क्योंकि दबाव कम हो रहा है, शरीर के अंदर खून में ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के कारण पर्वतारोही बहुत अधिक कमजोर महसूस करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उनके मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे उनकी सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म होने लगती है। और चिकित्सा विज्ञान में इस खतरनाक स्थिति को एनॉक्सिया कहा जाता है। ऊंचाई पर पर्वतारोहियों द्वारा की गई कई भयानक गलतियों के पीछे यही रासायनिक कारण होता है। पानी में गैसों के घुलने के ये प्रभाव सच में जीवन और मृत्यु तय करते हैं। लेकिन विलियन की दुनिया में एक और स्थिति होती है जब दो तरल पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं, जैसे पानी और अल्कोहल को मिला देना। हाँ, इस स्थिति को समझने के लिए राउट का नियम इस्तेमाल होता है। राउट का नियम कोई बहुत जटिल थ्योरी नहीं है। ये बस ये बताता है कि किसी मिश्रण में जो चीज जितनी आसानी से भाप बन सकती है, यानी वाष्पशील है, हाँ, उस मिश्रण के ऊपर वाष्प का दबाव भी उसी चीज का सबसे ज्यादा होगा। और ये दबाव इस बात पर निर्भर करेगा कि मिश्रण में उस चीज की मात्रा कितनी है। और जो विलियन सर स्थिति में इस नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन या आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल दुनिया में कुछ भी एकदम आदर्श तो होता नहीं है। पानी और अल्कोहल का हर मिश्रण राउट के नियम का पूरी तरह पालन नहीं करता। सही कहा। ऐसे विलियनों को अनादर्श विलियन कहा जाता है। और इसी भटकाव के कारण एक बहुत ही अनोखी स्थिति पैदा होती है जिसे विज्ञान में स्थिर क्वाथी या एजियोट्रोप्स कहा जाता है। एजियोट्रोप्स का कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन इसे समझने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बताइए। ट्रिक्स तो इस चर्चा की जान है। एजियोट्रोप्स को ऐसे दो बेहद पक्के दोस्तों की तरह समझना चाहिए जो एक दूसरे से इतने गहरे जुड़ गए हैं कि वो अब अलग अलग व्यवहार कर ही नहीं सकते। वो पूरी तरह से एक ही इकाई की तरह काम करते हैं। मतलब उनका व्यक्तित्व एक हो गया। हाँ, जब दो तरल पदार्थ मिलकर स्थिर क्वाथी बनाते हैं तो उनके तरल रूप और वाष्प रूप दोनों में उनका संगठन बिल्कुल एक समान हो जाता है। इसका मतलब है कि वे दोनों एक ही निश्चित तापमान पर एक साथ उबलने लगते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मेरे ख्याल से नाइट्रिक एसिड और पानी का मिश्रण है। बिल्कुल सही। 68% नाइट्रिक एसिड और 32% पानी। जब इन दोनों को इस सटीक अनुपात में मिलाया जाता है तो ये मिश्रण एक निश्चित तापमान यानी 393.5 केल्विन पर उबलने लगता है। सामान्य परिस्थितियों में हम अलग अलग उबलने वाले तापमान के आधार पर तरल पदार्थों को आसवन यानी डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों इस कदर एक हो जाते हैं कि आसवन की भट्टी में भी इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वे अपना रूप बदले बिना एक साथ वाष्प में बदलते हैं। रसायन विज्ञान का ये गठबंधन वाकई अद्भुत है। और विलियनों की ये दुनिया जितने रहस्य खोलती है उतने ही नए चमत्कार भी दिखाती है। इस विज्ञान के सबसे जादुई हिस्से को अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
ये ऐसे गुण हैं जो किसी जादू की तरह काम करते हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। और इन अणुसंख्य गुणधर्मों को याद रखने की भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। वो क्या? ट्रिक ये है कि ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि पार्टी में मेहमान कौन आ रहा है, बल्कि सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि मेहमानों की संख्या कितनी है। हाँ, बहुत सही। यानी हमने पानी में नमक डाला है, चीनी डाली है या कुछ और, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि विलेय के कुल कणों की संख्या कितनी है। प्रकृति सिर्फ कणों की गिनती करती है, उनका नाम या गुण नहीं पूछती। इसी गिनती के आधार पर मुख्य रूप से 4 बदलाव आते हैं। वो 4 गुण कौन से? पहला है वाष्प दाब का कम हो जाना। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, यानी उबलने के तापमान का बढ़ जाना। इसका तो बहुत अच्छा घरेलू उदाहरण है रसोई में पास्ता या दाल उबालना। बिल्कुल। जब हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो पानी का उबलना कुछ देर के लिए धीमा हो जाता है, क्योंकि नमक के कणों की वजह से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी अब 100 डिग्री से थोड़े ज्यादा तापमान पर उबलेगा। सही कहा। और तीसरा गुण है हिमांक का अवनमन, जिसके बारे में हमने रेडिएटर और हिमरोधी वाले हिस्से में बात की थी कि कैसे कणों की संख्या पानी को जमने से रोकती है। और चौथा गुण? चौथा, जो शायद जैविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण या ऑस्मोसिस, ये तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का अपना कोई वाटर फिल्टर हो। इसके उदाहरण हमारे घरों में हर जगह बिखरे हैं। जैसे जब हम कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काटकर नमक के तेज पानी में डालते हैं तो आम सिकुड़कर अचार बन जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आम के अंदर का पानी परासरण की प्रक्रिया के कारण बाहर वाले ज्यादा नमक वाले पानी की तरफ खींचाता है। और इसी तरह अगर फूलदान में रखे फूल मुरझा गए हों तो उन्हें ताजे पानी में रखने पर वे पानी सोखकर फिर से खिल उठते हैं। यहाँ पानी कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर बढ़ता है। ऑस्मोसिस का यह नियम सिर्फ रसोई या बागवानी तक सीमित नहीं है, मानव शरीर में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वो कैसे? जो लोग अपने आहार में बहुत अधिक नमक खाते हैं ना, उनके शरीर में एक मेडिकल स्थिति पैदा हो जाती है जिसे शोध या एडिमा कहते हैं। एडिमा? हाँ। होता यह है कि ज्यादा नमक के कारण शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के बीच के तरल में नमक की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है। परासरण के नियम के अनुसार शरीर उस अतिरिक्त नमक को संतुलित करने के लिए पानी को ऊतकों में रोक के रखने लगता है। अच्छा, तो पानी बाहर नहीं निकल पाता? हाँ, इसकी वजह से कोशिकाओं में पानी भर जाता है और पूरे शरीर में, खासकर पैरों और हाथों में भारी सूजन आ जाती है। ये एक स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे एक रासायनिक प्रक्रिया हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पर नियंत्रित कर रही है। बहुत ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ना और शरीर का सूजना, ये सब उसी अणुसंख्या गुणधर्म का ही तो नतीजा है। बिल्कुल। विज्ञान हमें जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखाता है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। विज्ञान में गणित हमेशा सीधा नहीं चलता। हाँ, कभी कभी अणु हमारे साथ लुका छिपी या धोखा भी कर जाते हैं। और इसी धोखे को समझने और सुधारने के लिए एक सिद्धांत लाया गया जिसे वॉन हॉफ गुणांक या वेन हॉफ फैक्टर कहा जाता है। ये धोखा इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी बात की कि अणुसंख्य गुणधर्म पूरी तरह से मेहमानों की संख्या यानी कणों की गिनती पर निर्भर करते हैं। हाँ। हम कागज पर गणित लगाते हैं कि हमने 100 कण डाले हैं तो असर भी 100 कणों का होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर एक मेहमान अंदर जाकर 2 में टूट जाए, या फिर 2 मेहमान अंदर जाकर हाथ मिला लें और 1 बन जाए? बिल्कुल, यहीं पर हमारी सारी गणनाएं वास्तविकता से अलग हो जाती हैं। इसे उदाहरण से समझना बहुत आसान है। अगर हम साधारण नमक NaCl को पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर जाते ही 2 अलग अलग आयनों सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। हमने तो विलयन में सिर्फ 1 कण डाला था, लेकिन अंदर जाकर वो 2 हो गया, जिसे हम वियोजन या डिसोसिएशन कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बेंजीन नाम के विलायक में एसिटिक एसिड डालते हैं तो एसिटिक एसिड के 2 अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बन जाते हैं, जिसे द्वितीयन या डाइमराइजेशन कहते हैं। यहाँ कणों की संख्या आधी हो गई। दोनों ही स्थितियों में हमारी शुरुआती गिनती गलत साबित हो जाती है। और इस भारी गणितीय गड़बड़ी को सुधारने के लिए ही वैज्ञानिक वॉन हॉफ ने एक सुधार गुणांक दिया जिसे I या I से दर्शाया जाता है। वॉन हॉफ गुणांक हमें ये बताता है कि विलयन के अंदर जाने के बाद कणों की वास्तविक संख्या क्या हो गई है। इसे इस्तेमाल करने की ट्रिक बहुत सीधी है। क्या ट्रिक है? अगर नमक पानी में जाकर 2 हिस्सों में टूटता है तो I का मान लगभग 2 हो जाएगा। अगर कोई चीज 3 हिस्सों में टूटती है
तो I का मान 3 हो जाएगा, और अगर चीजें जुड़ रही हैं तो I का मान 1 से कम हो जाएगा। और जब हम अपने पुराने सूत्रों में इस I का गुणा कर देते हैं तो हमारे वैज्ञानिक परिणाम वापस वास्तविकता के एकदम सटीक बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। ये वॉन्ट हॉफ गुणांक विज्ञान की उस खूबसूरती को दिखाता है जो गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का रास्ता देती है। बार हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटे तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। विलियन का विज्ञान केवल भारी भरकम किताबों के पन्नों या लैब तक ही सीमित नहीं है। हाँ। ये विज्ञान हमारे घर की रसोई में रखे अचार के डिब्बे से लेकर कड़कड़ाती ठंड में हमारी कार के इंजन को फटने से बचाने वाले रेडिएटर और यहाँ तक के हमारे शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह और ऊतकों की सूजन तक को खामोशी से नियंत्रित कर रहा है। ये सच में एक ऐसा अदृश्य जाल है जो पूरी प्रकृति को एक संतुलन में बांधे हुए है। जब हम इन बारीकियों को समझ लेते हैं ना, तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब कोई अपने सूप या सब्जी में ऊपर से चुटकी भर नमक डालेगा या ऊंचे पहाड़ों की यात्रा करते हुए सांस लेने में हल्की सी भी दिक्कत महसूस करेगा, तो उसे केवल थकान नहीं बल्कि अपने रक्त में चल रहे हेनरी के नियम की याद आएगी। हाँ, और अणुओं के इस अद्भुत खेल की याद जरूर आएगी। ये छोटे छोटे कण ही इस विशाल दुनिया के असली संचालक हैं। विज्ञान का यही नजरिया हमें हमेशा कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। जी। हमने इस चर्चा में ये देखा कि हेनरी का नियम कैसे काम करता है। तापमान बढ़ने पर पानी में ऑक्सीजन जैसी गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे महासागर लगातार गर्म हो रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो हेनरी के इस अकाट्य नियम के कारण समुद्रों में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिरता जाएगा। क्या यह संभव है कि भविष्य में विलियन का इस साधारण सा नियम, जिसे हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, पूरे समुद्री जीवन के लिए सबसे बड़ा और सबसे खामोश खतरा बन जाए? एक ऐसा खतरा जिसे हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन जो हर पल बढ़ रहा है। ये सच में एक बेहद गंभीर और विचारणीय पहलू है। प्रकृति के नियम अपना काम करना कभी बंद नहीं करते, चाहे हम उन पर ध्यान दें या ना दें। बिल्कुल। ज्ञान और विज्ञान के ऐसे ही अनगिनत रहस्य हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जिन्हें समझने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगली बार किसी नए और ऐसे ही रोचक विषय के साथ नई परतों को खोलने के लिए हम फिर से इस गहन चर्चा में मिलेंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को कौतूहल से देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और नया सीखते रहिए।